बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज बात करेंगे कामयाबी की। हर बंदा जिससे मैं बात करती हूँ, हर दूसरा बंदा वो यही पूछता है कि कामयाबी का राज क्या है, इंसान कामयाब कैसे हो सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी अक्सर मुझे जब लोग डीएम करते हैं तो वो मुझे पूछते हैं कि जी अपनी कामयाबी का राज बताएं। तो मैं काफ़ी देर से ये सोच रही हूँ कि अगर हम कामयाबी के राज की बात करें, मतलब मैं तो खैर इतनी कोई ख़ास कामयाब नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, और थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने काम में मदद की, सपोर्ट की, तो कुछ नाम भी मैंने बना लिया। लेकिन जनरली होता ये है कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे कि आप बात करें उन लोगों की जो कम्प्लीटली सेल्फ मेड हों, स्टीव जॉब्स हो गया, बिल गेट्स हो गया, इस किस्म के लोग हो गए जो कम्प्लीटली सेल्फ मेड होते हैं, जिन्होंने अपने आप को एक नहीं बार बार मनवाया होता है। तो उन लोगों में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कॉमन होती है, जो हर इंसान में फिर कॉमन होती है। आज मैं 3 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि कामयाबी का राज होता है और जो इंसान को कामयाब बनने में और फिर कामयाब रहने में मदद करती है। क्योंकि देखिए, कामयाब बनना तो इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब किसी एक चीज़ में आपको कहा आपने कामयाबी फेस की, जैसे कि आपने को कहा कॉलेज में आपके बड़े अच्छे ग्रेड्स आ गए, यूनिवर्सिटी के आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, अब उसके बाद नौकरी भी मिलनी है या कोई बिज़नेस भी शुरू करनी है और 50 और चीज़ें करनी है, तो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते चले जाना ये भी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी उम्मीद की। भाई, उम्मीद यानी कि होप एक बहुत ही अहम चीज़ है। उम्मीद इंसान को हिम्मत दिलाती है आगे बढ़ने की, और जब हम कोई भी काम उम्मीद से करते हैं तो उसके अंदर फिर बाकी जो चीज़ें जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो भी आ ही जाती हैं। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि भाई कोई क्विक रास्ता मिल जाए, कोई क्विक फिक्स मिल जाए हर मसले का। जब भी कोई काम मुश्किल लगे या प्रॉब्लमेटिक लगे तो सबसे पहले अपने अंदर एक होप, एक डिज़ायर, एक ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिससे हमें ये महसूस हो कि हमारा जो मामला है, जो काम है, वो हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है होप या उम्मीद। जहन में ये चीज़ होना कि आई कैन डू दिस, ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत से यंग लोगों को देखा है, जब मैं उनसे बात करती हूँ कि बच्चे आपको नौकरी नहीं मिल रही तो अपना कोई काम शुरू कर दे, तो आगे से घूम के कहते हैं कि जी आप ही ना कुछ होना है ना कुछ बनना है, पैसे बहुत चाहिए होते हैं, ये बहुत चाहिए होता है, और एक ना उम्मीदी की जो लहर है वो उनके अंदर से गुजर रही होती है। और इंसान, एक ना उम्मीद इंसान को किस तरह कामयाबी की तरफ लेके जाए, सबसे पहले तो उसके अंदर आप उम्मीद पैदा करें, होप पैदा करें। ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले उम्मीद या होप होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हार्ड वर्क या कोशिश या एफर्ट। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो कामयाब है जिसको घर बैठे कामयाबी मिल गई, कि वो घर बैठा हुआ था और एक दिन वो सुबह उठा और वो एक कामयाब इंसान था। हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, रातों की नींद ख़राब होगी, बड़ी दफ़ा खाना भी स्किप हो जाएगा, बड़ी दफ़ा ऐसा होगा कि खाना ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे, ऐसे मौके भी होंगे कि सारा दिन गुजर जाएगा और आप सोचेंगे आया मैंने तो एक पानी का गिलास तक नहीं पिया क्योंकि सांस लेने का मौका नहीं था। व्यूअर्स, 9 to 5 8 घंटे की नौकरी करके अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो लोग एक स्टेप अबव होते हैं या जो एक कट अबव होते हैं, वो लोग हमेशा वो होते हैं जो दिल, जिगर, जान, हर चीज़ का एफर्ट कर देते हैं, और बड़ी दफ़ा उसमें ऐसा भी होता है कि इंसान की सेहत और मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। लेकिन कुछ पाने के लिए कभी कभार कुछ खोना भी पड़ता है। एक वक्त था जब बहुत सी सक्सेस स्टोरी सामने आती थी, क्योंकि लोग आंखें बंद करके, जरा घोड़े को आप ब्लाइंडर्स नहीं लगा देते साइडों पे, जब घोड़े को ऐसे आप ब्लाइंडर्स लगा देते तो वो सिर्फ सामने फोकस करता है। तो हमें भी अपने ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे और अपनी फोकस को क्लियर करना पड़ेगा। जब आपका फोकस क्लियर होगा और आपको ये बात पता होगी भी किसी भी तरह से हमने इस गोल की तरफ पहुंचना है, कोई भी नाजायज़ काम किए बगैर, ऑफ कोर्स जायज़ हलाल की रोज़ी रोटी कमा के हमने एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना है, तो उसके लिए एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है, दिन रात की मेहनत। बेसिकली तो मकसद यही है ना कि आपने इस सब एफ़र्ट का कुछ ना कुछ हासिल करना है, लेकिन उम्मीद होना और उसके साथ मेहनत करना बहुत बड़ी एक शर्त है जिसको पूरा करना इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कॉन्फिडेंस।
जिसको हम खुद एतमादी भी कहते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस वही फैक्टर है जो हमें हमारे मकासद में यकीन दिलाता है कि जो हम चीज़ करना चाह रहे हैं वो सही करना चाह रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं, उनके अंदर उम्मीद भी होती है और उनके अंदर मेहनत करने के भी सारे जरासीम होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग अपने आइडियाज़ और अपनी सारी चीज़ें किसी और को प्रेजेंट करके किसी और को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक एग्जांपल दूंगी आपको, और हमारे कॉन्फिडेंस को ख़राब करने वाले और शैटर करने वाले बहुत से लोग हैं। अपनी ज़िंदगी का एग्जांपल दूंगी। मुझे आज भी याद है कि जब इनिशियली मैंने मॉडलिंग करनी शुरू की, काम कुछ ऐसे ही शुरू हुआ कि कुछ एक्टिंग के भी प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन उससे ज़्यादा मॉडलिंग की ऑफर्स बहुत आ रही थी। मेरा कद छोटा, I'm 5'4", तो मॉडल्स की हाइट तो यूजुअली 5'7" एंड अबव, 5'8" एंड अबव होती है। खैर, मेरा कद भी छोटा था, ऊपर से मैं ज़रा गुपलू भी थी, तो बिकॉज आई वॉज अ लिटिल ऑन द हैवियर साइड और मेरा कद भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो मेरी अपनी एक दोस्त बचपन की, जो मेरे से उम्र में 2-3 साल बड़ी, नहीं 4 साल बड़ी हैं, खुद एक सुपर मॉडल उस वक्त की, उनको मैंने कहा कि मुझे ना एक तो मॉडलिंग की ऑफर्स आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं करूँ ना करूँ, मेरे ख्याल से मैं कर लेती हूँ। तो हंसना शुरू हो गई, मतलब प्रॉपर मेरे मुंह पे हंसी, और फिर मुझे देख के कहती है सीरियस बात कर रही हो? मैंने कहा जी मैं तो सीरियस बात कर रही थी, मुझे ऑफर आई थी तो मेरा दिल था कि मैं। कहती तुम पागल हो, तुमने अपना मजाक बनाना है, लोग हंसेंगे, तुम इतनी गिट्ठी हो, ऊपर से तुम मोटी हो, तुम्हें कौन मॉडलिंग कराएगा? चुप हो गई। मैंने कहा एक तो चले ब्राइडल शूट टाइप थी तो वो तो फेस से ही रिलेटेड था, और दूसरा कपड़ों की शूट थी, लेकिन अच्छा अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। खैर ढीठ थी, उम्मीद तो फिर भी थी, मैंने किया। फ़नी बात यह है कि उस खातून ने, उस मेरी दोस्त ने 3-4 साल बाद ये काम छोड़ के वो बाहर शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसकी उम्मीद और उसकी होप ख़त्म हो गई कि ये कहती, उसने कहा अब आगे क्या होना है, एक्टिंग के तो मुझे काम मिल नहीं रहे, मॉडलिंग में जो करना था कर लिया है। वो बाहर चली गई, अब वो बाहर कर रही है काम कंप्यूटर्स वगैरह, मतलब टेक की फील्ड के अंदर, और मैं अभी तक काम कर रही हूँ। सो बात यह है कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने कुन कहना है, रब ने कुन कहना है। हम कौन हैं कि खुद ही अपने अंदर बिला वजह का डाउट पैदा करें, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और नो डाउट मेरे कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क कर दिया उस वक्त मेरी दोस्त ने, और सच्ची बात है वहाँ और 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा क्यों अपनी बेइज्जती करानी है तुमने, मजाक उड़वाना है अपना। अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ, मेरा कद 5'4" होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे से छोटे हाइट की उस वक्त मेरीन राहील मॉडलिंग कर रही थी, वो उस वक्त आई थिंक उनकी हाइट 5'1" है या 5'2" है। तो मैंने कहा वो भी तो कर रही, हाँ लेकिन वो स्किनी है, वो पतली है। बट व्यूअर्स, इन्हीं चीज़ों से सिलसिला चला, और वो दोनों की दोनों शूट्स और दोनों की दोनों कैंपेन्स बहुत पॉपुलर हुई। उन्हीं डिज़ाइनर्स ने फिर मेरे साथ बार बार काम किया, उसी मेकअप आर्टिस्ट और उसी डिज़ाइनर ने, और उन्हीं फोटोग्राफर ने, रिजवान भाई, उन्होंने बार बार मुझे रेकमेंड भी किया। हाँ, उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि थोड़ा सा अपना वेट कम कर लो, लेकिन उसके अलावा काम उन्होंने किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो काम ठीक भी हुआ। सो व्यूअर्स, कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, और लोग आपको बार बार कहेंगे कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते, आप नालायक हैं, आप स्टूपिड हैं, आप ये हैं वो हैं। आपने लगे रहना है। देखिए, अगर आपको ये पता है कि जो आप चीज़ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, और आपके अंदर फिर उम्मीद भी है, और आप मेहनत भी करते हैं, सो व्यूअर्स, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हमारे फवाद खान को देखें, माहिरा को देखें, इन लोगों ने काफ़ी देर फील्ड में काम किया, लेकिन उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ फेम नहीं मिली। फिर एक प्रोजेक्ट दोनों ने साथ किया, हमसफ़र, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस था, कोई अपने अंदर अल्लाह ताला के अंदर फेथ था, उम्मीद थी, और मेहनत की, तो पहुँच गए ना। सो व्यूअर्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कामयाब होने के लिए कम से कम ये 3 चीज़ें तो ज़िंदगी में होनी ज़रूरी हैं। 042992000648 फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है हमारे आज के टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अपनी प्यारी सी दोस्त को देख के मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी उम्मीद और मेरे एफर्ट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह मैं आपके लिए कहती हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपका बहुत किरदार होता है। एक डल से मूड के साथ बंदा आता है और आप माशाल्लाह इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाती हैं, दिल खुश हो जाता है। और आज के टॉपिक के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली एक सक्सेस जो आपका जर्नी है उसमें ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
डिसिप्लिन हो गया, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी आप अपनी मोटिवेशन ज़रूर रखें लाइफ में। जैसे मैं कभी जब बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ चीज़ों से, रूटीन से थक जाती हूँ, तो मेरा जो मोटिवेशन है वो मेरे बच्चे होते हैं। उनकी तरफ जिस वक्त मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, सेम रूटीन फॉलो करनी है, रोज़ जाना है काम पे, मेहनत करनी है और उनके लिए कुछ ना कुछ अचीव करना है जो मेरी सक्सेस होगी इंशाल्लाह। तो नेगेटिव पीपल हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेंगे, उनकी बातों को सुने ज़रूर, लेकिन अपने ऊपर असरअंदाज ना होने सुनो दें। सबकी, और करो करो अपनी। अपनी, क्योंकि देखिए बाहर के ममालिक में, देखिए जिस कल्चर में हम रहते हैं हमने उसको भी देखना है। बिल्कुल। राइट, ये वो कल्चर नहीं है कि 17-18 साल की उम्र पे आप यूनिवर्सिटी चले गए और उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। बिल्कुल। हम अभी भी अपनी खानदानों को, अपनी फैमिलीज को, अपनों को जवाब दे हैं और एक अच्छी बात है हमारे कल्चर की। बिल्कुल। सो यहाँ वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इग्नोर करो लोगों की बातें, सुनो सबकी। सुनो हो सकता है कि किसी के मशवरे में या किसी की बात में कोई अच्छी बात आ जाए। बिल्कुल। अब मेरी उस दोस्त ने वो बात कह तो दी, जी। फिर उसी दोस्त ने बड़े साल बाद मुझे कहा कि जे यू प्रूव्ड अस ऑल रॉन्ग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये भी तो बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल है। तो अपने आप को मोटिवेट करना है और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि यू कैन। और ये भी तो कहा गया ना कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जिस तरह आपने एफर्ट का जिक्र किया, तो एफर्ट्स तो चलती रहती हैं साथ साथ। बिल्कुल जी। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की रेसिपी और मेन्यू की तरफ। बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टफ़ बन्स और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बन हस्बे ज़रूरत, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, चीज़ 2 कप, मैदा 3 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, मक्खन 4 खाने के चम्मच, ओरेगनो 1 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, पास्ता 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 अदद और प्याज 2 अदद। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो चिकन है उसको आपने तैयार कर लेना है। सारे मसालों के साथ ओवरनाइट मैरिनेट कर दें या 2 घंटे के लिए कर दें, जितना भी आपके पास टाइम है। और जिस तरह मैंने उसको श्रेडेड करके रखा है, इस तरह इसको श्रेड कर लें, ठंडा कर लें। उसके बाद पास्ता जो है वो भी हमने बॉईल करके रख लिया है और चीज़ जो है वो भी श्रेडेड है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि बन में जो है ना ये चिकन की स्टफिंग करनी है। अगर आप बन वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप उसमें से मतलब उसकी फिलिंग जो है अंदर वो ना निकालें, एज़ इट इज़ आप उसको कट लगा के उसमें फिलिंग करके, ये भी स्टफिंग का तरीका है। दूसरा ये कि आप उसका जो अंदर से ब्रेड है सारी उसको निकाल लें, मतलब थोड़ी बीच में रहने दें उसकी बेस पे, और उसमें जो है ये आप चिकन ऐड करेंगे, पास्ता ऐड करेंगे थोड़ा सा, उसके साथ में एक वाइट सॉस जिसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वो आपने जो है फिर रिपीट कर देती हूँ। थोड़ा सा आपने बटर लेना है एक पैन में, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, उसको जो है अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और उसमें फिर आप जो है दूध ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे डाल के अच्छी तरह फेंट और जी बिल्कुल, और उसके लम्स ख़त्म करके वो हम सॉस तैयार करके अपने पास रख लेंगे, वो आपने उसमें ऐड करनी है। और एंड में जो है उसमें हम चीज़ ऐड करके और उसके साथ जो है गार्निश में हम कैप्सिकम, टमाटर और जो प्याज है वो ऐड करेंगे, और उसके साथ थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च, वो ऐड करेंगे, ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे उसको, और साथ ओरेगनो। और इसको हम आप ओवन में माइक्रोवेव करना चाहें वो कर सकते हैं, बेक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बेक करके ये बिल्कुल रेडी होंगे। बाकी आप किसी मायो डिप के साथ या केचप के साथ इसको सर्व करें। क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवा जी। एंड देखें, एक बड़ी सिंपल सी अनकॉम्प्लिकेटेड सी रेसिपी है। कभी कभी लंच में बहुत हैवी चीज़ खाने को नहीं दिल चाहता, या डिनर में भी आपने सूप का बोल ले लिया, साथ में ये चिकन स्टफ बन्स खा लिए, या बाय इटसेल्फ एक मुकम्मल मील है। उसमें आपने वेजिटेबल्स भी डाल दी हैं, उसमें ब्रेड भी है, पास्ता भी है, बल्कि कार्ब कंटेंट इसका हाई है। फिर भी चिकन का आप अमाउंट ज़रा सा ज़्यादा कर दें। सो बात ये कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, रादर देन वही रन ऑफ द मिल एग्जैक्ट वही चीज़ें बनाते हैं। फिर कहते हैं बच्चे बाहर से क्यों खाना मंगवाते रहते हैं। बच्चे इसलिए बाहर से खाना मंगवाते हैं क्योंकि हम उनको कुछ चीज़ ही नहीं देते जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, वही सालन वगैरह चीज़ें खा के बच्चे बोर हो जाते हैं। सो ब्रेक की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, परवेज़ मेहदी साहब को ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मारूफ गज़ल सिंगर परवेज़ मेहदी साहब अगस्त 1947 में लाहौर में ही पैदा हुए। बेहतरीन गज़ल सिंगर थे। वालिद भी बशीर हुसैन राही रेडियो पाकिस्तान के फेमस गुलकार थे। मेहदी हसन के आप शागिर्द थे। उस्ताद का नाम अपने नाम का हिस्सा बनाया। 70s के दौर यानी कि ईरा में लाहौर रेडियो से आपने बहुत से गाने गाए। मैं जाना परदेस
ने बहुत शोहरत हासिल की। गज़ल के अलावा गीत और फोक भी आपने बहुत गाने गाए। तमगा इम्तियाज़ से आपको नवाजा गया। आपकी डेथ 29 अगस्त 2005 में लाहौर में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। परवेज़ मेहदी साहब को याद करते हुए ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज व्यूअर्स हम बात करेंगे फोबियाज़ की। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बंद जगहों से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। डिफरेंट किस्म के खौफ है लोगों के अंदर जिनको फोबियाज़ कहा जाता है। कोई हाइट फोबिया, कोई वाटर फोबिया हो गया, एग्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं, फिर क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। सो ये सब चीज़ें क्या हैं और इनसे क्या जान छुड़ाई जा सकती है ट्रीटमेंट के बगैर, इसके बारे में हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नबील इबाद ने। आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। करंटली आप काम कर रहे हैं एज द हेड ऑफ द साइकाइट्री डिपार्टमेंट एट द शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल मैं इतनी इरिटेट हो रही हूँ। मैं इरिटेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हर बच्चा, हर बड़ा, पहले तो डिप्रेशन और एंजाइटी की कोई जान नहीं छोड़ा था। कोई ज़रा सा डाउन भी फील करे, यार मुझे बड़ी डिप्रेशन है। अल्फाज हमने इतने ओपनली और खुले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये बीमारियां हैं, ये प्रॉपर इलनेसेस हैं। अब फोबिया का वर्ड, भाई मुझे हाइट फोबिया है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मुझे एग्रोफोबिया है, मतलब हर किस्म के फोबिया आ गए हैं। तो ये फोबिया वर्ड, इसका मतलब क्या है साइकाइट्री की दुनिया में? आमतौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आमतौर पे अब ये जो साइकेट्रिक वर्ड्स हैं उसको बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। जबकि जब साइकेट्री में हम यही टर्म्स यूज़ करते हैं तो एक इलनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। सो हम किसी को भी फोबिया तब लेबल करते हैं अगर 3 चीज़ें होनी चाहिए उसमें। नंबर 1 एक अननेसेसरी फियर हो, नंबर 2 एंटिसिपेटरी एंजाइटी हो और नंबर 3 अवॉइडेंस हो। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। जैसे अननेसेसरी फियर में एक इंडिविजुअल है, वो छत पे जाएगा तो उसको छत से हाइट से उसको फियर होगा। अब ये एक अननेसेसरी फियर है। अगर किसी को स्नेक से फोबिया है या डर है तो वो स्नेक की इवन पिक्चर देख रहा होगा, उसको टीवी में देख रहा होगा तो उसको देखते ही उसको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ज़ू में जबकि शीशा लगा हुआ है, प्रॉपर प्रोटेक्शन है और वो स्नेक को देखता है तो उसको एक फ़ियर आना शुरू हो जाता है। किसी को क्लोज एरिया से है तो इवन वो लिफ्ट में एंटर होने से पहले ही उसके अंदर फियर आ जाएगा। सो ये अननेसेसरी फियर है। सेकंड कंपोनेंट होता है उसको एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है। इवन उसके बारे में सोचते ही उसकी एंजाइटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने ज़ू जाना है तो उसको ज़ू जाते हुए ही होगा कि मुझे स्नेक हाउस में स्नेक होगा, तो उसकी पहले से एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसने किसी मॉल में जाना है तो मॉल जाने से पहले होगा कि वहाँ पे लिफ्ट के थ्रू नहीं मैं जा सकता। सो ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। और तीसरी चीज़ जो कॉमनली होनी चाहिए, देन वी डायग्नोज इट एज फोबिया, वो है कि हमारी अवॉइडेंस आती है, फिर हम उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। भाई बड़े लोग ऐसे हैं जो जिनको फॉर एग्जांपल बाहर की दुनिया से अगर डर लगता है तो एक तो शुरू में वो कम बाहर निकलते हैं, फिर इवेंचुअली वो घर से ही निकलना छोड़ देते हैं और कभी कभी फिर अपने आप को घर क्या कमरे तक महदूद कर देते हैं। बिल्कुल। सो ये मामलात तो हमने देखे हैं, लेकिन देखें ये सीरियस बीमारियाँ हैं। वही वाली बात है ना, हर चीज़ को आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट्स नॉट अ जोक। क्लॉस्ट्रोफोबिया बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल सही। जिस तरह ये मैंने आखिरी वर्ड यूज़ किया कि अवॉइडेंस आती है, जितनी अवॉइडेंस बढ़ती जाएगी फियर और मल्टीप्लाई होने लगता है। अच्छा, लेकिन डर में और फोबिया में क्या फ़र्क है? क्योंकि देखें ना, फियर आप खुद कह रहे हैं और फियर भी डर ही है, तो क्या डर फोबिया एक ही चीज़ है? उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, फोबिया में तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करें मौसम ख़राब है और उसमें आपने फ़्लाई करना है कराची के लिए, तो आपको जो फियर होगा वो एक जेन्युइन फियर है। लेकिन अगर मौसम भी क्लियर है, फ़्लाइट नॉर्मल है, लेकिन आपको उस फ्लाइट में भी जाते हुए घबराहट हो रही है, वहाँ पे जो ये अननेसेसरी फियर बन जाता है। सो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक है कि जो कि एक जेन्युइन फियर है, कोई एक आदमी ने यहाँ पे हम सीढ़ी लगा दें और उसने बहुत हाइट पे जाना है तो उसके ऊपर चढ़ते हुए, वो क्लाइम करते हुए डरेगा, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर उसको 10th फ्लोर पे उसका ऑफिस है और वो उस ऑफिस की जॉब सिर्फ इसलिए नहीं ऑप्ट कर रहा कि वो 10th फ्लोर पे है, सो वो फिर अननेसेसरी फियर है। सो फियर और अननेसेसरी फियर में फ़र्क है।
फोबियाज़ के कितने इकसाम हैं और सबसे कॉमन फोबियाज़ जो आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? क्योंकि देखिए हर मुल्क में अपने मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ आप अपनी फील्ड में ऑन ग्राउंड सबसे ज़्यादा कौन से कॉमन देख रहे हैं और एक्चुअली फोबियाज़ के टाइप्स क्या हैं? एक्चुअली तो हम फोबियाज़ को 3 मेजर एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। हाँ, इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ देखते हैं, लेकिन मेजरली आप 3 में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया, वो मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है। किसी को स्नेक से होगा, किसी को कैट से, किसी को डॉग से, पानी से, किसी को height पानी से, किसी को हाइट से, बंद जगह से। जी। सो सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया या एगोराफोबिया। अच्छा, वो बंद कर जी, वो आपका आता है क्लोज स्पेसेस से, या जहाँ पे आपको फीलिंग हो कि आई मे बी ट्रैप्ड और मैं फंस ना जाऊँ। सो वो क्लोज एरिया से भी होता है, वो घर से बाहर अकेले ट्रैवल करने से भी फियर होता है। क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक बंदा स्विमिंग नहीं कर सकता, उसको पानी में डालो तो उसका सिर एक सेकंड के लिए भी अगर पानी के अंदर जाएगा तो उसकी चीख निकल जाएगी। अगर वो जेन्युइनली क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो वो अक्सर हैंड इन हैंड जाती है। एग्जैक्टली। सो उसमें इवन आप जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, अगर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो वो कोशिश करते हैं आखिरी सफ़ में नमाज़ पढ़ें, आगे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको फीलिंग होती है कि हम कहीं से ईजीली निकल सकें। उनको लिफ्ट में जाने से घबराहट होती है क्योंकि लिफ्ट अगर बंद हो गई तो जो 2-3 सेकेंड्स या 5-10 सेकेंड्स का जो ट्रैवल टाइम होगा उसमें उनको फियर होने लगता है, फिर उनको प्लेन से प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मैं कुछ दिन पहले क्लिनिक गई है डॉक्टर के पास मिलने के लिए ना, मेरी स्किन का कुछ इशू था तो मैंने कहा मैं जाके चेक करा लूँ कि रेडनेस क्यों हो रही है। लिफ्ट में खड़ी हुई हूँ, साथ ही एक खातून आई और साथ में ही उनकी जो बच्ची एक अटेंडेंट होती है जो ऊपर नीचे लेके जाती है, वो आ गई कि सही रूम में ले जाए। लिफ्ट बंद हुई है, वो लिटरली 2-3 फ्लोर्स की लिफ्ट है ना, बेसमेंट, मेन फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर नहीं, और सेकंड भी है, तो 4 फ्लोर्स पे जाने वाली। मतलब इतनी बड़ी वो बिल्डिंग नहीं है और शीशे की लिफ्ट है, यानी कि सामने आपको नज़र आ रहा है बाहर। अच्छा, वो लिफ्ट ज़रा सी ऊपर गई है और वो रुक गई क्योंकि लाइट गई 1 सेकंड के लिए। लाइट वापस ऑन हुई, लिफ्ट नहीं ऑन हुई। लो जी, वो जो बच्ची थी जो अटेंडेंट थी, मैं और ख़ातून तो ठीक थे, उसका तो हाल बेहाल हो गया। वो शीशे पे हाथ मारना शुरू हो गई, पैनिक में चली गई। मैं कहा बेटे, आपको लिफ्ट से डर लगता है तो आप सीढ़ी से ऊपर नीचे क्यों नहीं जाते हो? उससे बात ही नहीं हो रही थी। उसे फिर सांस दिला, लिटरली 3 मिनट की या 2 मिनट के लिए ये मामला हुआ है। उस 2-3 मिनट में हमने एक ज़िंदगी जी ली उसको काम डाउन करने में। जी, इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। अगर एक नॉर्मल फियर होगा, लेट सपोज कोई पहली दफ़ा स्ट्रक हुआ, उसको फोबिया नहीं होगा, वो घबराएगा ज़रूर कि मैं लिफ्ट में स्ट्रक हो गया हूँ, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं होगी जो आपने एक्सप्लेन की। और तीसरा जो फोबिया है वो सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया मेरा अपना ख्याल है कि वो सबसे कॉमन है। उसको कॉमनली उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये बहुत कॉमन होगा। देखिए, अगर हम क्लासरूम में, चूँकि हम लोग क्लिनिशियंस भी हैं, हम टीच भी करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो अब स्टूडेंट्स को एक प्रेजेंटेशन की बात करें तो सारे बच्चे सर नीचे कर लेते हैं। ये एक सोशल फोबिया है कि एक फ़ियर है कि लोग मेरे बारे में क्या कमेंट करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं। सो जो सबसे कॉमन फोबिया है वो सोशल फोबिया है, ये हमारे सेटअप में भी। सोशल एंग्जाइटी भी जिसको हम कहते हैं, जिसको सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं इससे बहुत गुजरती हूँ क्योंकि मेरा डॉक्टर साहब काम ही सारा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का है। तो अक्सर शाम को या जनरली जब मेरे हस्बैंड कहते हैं, और ये थकने की वजह से नहीं है, क्योंकि पूरा दिन भी जब मैं रिलैक्स किया होता है ना, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे की शादी पे जाना है, भैया मेरे हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं पसीने के मारे, मेरे पाँव भी ठंडे। और मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली एक दिन मुझे आके उन्होंने वो बात करे थे, यहाँ जाना है, उसकी शादी है, 3 फंक्शन अटेंड करने होंगे, वो बात करें, मुझे कहते तुम्हें हुआ क्या? मैंने कहा कुछ क्या? मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं बेब आपका मुंह पसीने से भर गया है। मेरा मुंह गीला हो गया पसीने से, इस टेंशन के मारे कि मुझे अब 3 दिन लगातार इस जगह पे जाना है। अब आप मुझे 10,000 लोगों का इवेंट होस्ट करवा लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कुछ लोग किसी सिचुएशन बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम रन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि जब लाइव आपके पास ऑडिटोरियम में आप चले जाएंगे शायद आपके लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके फियर्स क्या हैं, आप अवॉइड किन चीज़ों को कर रहे हैं। तो मुझे एक बात पता है डॉक्टर साहब, किन लोगों में फोबियाज कॉमन होते हैं? किस किस्म के लोगों में? फोबिया जनरली एक एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप है। सो ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी पर्सनैलिटी में सेंसिटिविटी हो, एंशियसनेस हो,
परफेक्शनिज्म का जो ख़ास तौर पे शिकार होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फोबिया में उनको यही होता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्या ओसीडी भी फोबियाज में आती है? नहीं, ये आपस में क्योंकि बहुत बार बार related है। हाथ धोना, बार बार चीज़ें करना, ये फोबियाज नहीं है। नहीं, ये फोबिया नहीं है। ओसीडी इससे थोड़ा सा इसलिए मिलते हैं क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर के आगे टाइप्स हैं, जिसमें एक फोबिया ऑब्सेसिव भी आता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर की व्यूअर्स बात हो रही है, जब एक ही चीज़ बार बार आप रिपीट करना शुरू हो जाते हैं और एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। दरवाज़ा बंद किया तो लॉक हुआ है कि नहीं लॉक किया, फिर खोला, लॉक किया, फिर खोला, लॉक किया, फिर खोला, फिर 6 दफ़ा जाके चेक किया, या हाथ बार बार धोना, बार बार धोना, बार बार नहाना। ये एक डिफरेंट कंडीशन है। ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट कंडीशन है। सो एक तो ये जो आप कह रही हैं कि फोबिया की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। किस किस्म के लोगों में कॉमन पाई जाती है, तो वो तो आपने क्लियर कर दिया। एक तो पर्सनैलिटी का कंपोनेंट होता है, दूसरा आपका जेनेटिक कंपोनेंट बहुत कॉमन होता है। साइकेट्रिक इलनेसेस में लोग इस बात को शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सिर्फ एनवायरनमेंट ट्रिगर करती हैं, बट जेनेटिक का रोल बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप किसी भी मेडिकल कंडीशंस में कर लें। और तीसरी चीज़ जो आती है वो आपका कोई ना कोई लाइफ इवेंट भी है, उस इवेंट की वजह से ट्रिगर हो सकती है। जैसे आपने मेंशन किया कि शायद किसी को पहले क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, लेकिन वो लिफ्ट में एक दफ़ा फंस गया, या एक दफ़ा वो प्लेन पे ट्रैवल कर रहा था और एकदम से ट्रबुलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से एकदम से हो सकता है कि उसके बाद उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग डेवलप करना शुरू कर दें। हमारे अपने कज़न के साथ ये हुआ। अब हम सब बच्चों को स्विमिंग ऐसे ही सिखाई गई, हमें पूल में फेंक दिया गया और हमने तैरना सीख लिया। लिटरली फेंका, ऑब्वियसली कोई बड़ा पूल में होता था, और थोड़ा बहुत हमने हाथ पाँव हमारे सीख लिए। हमारा एक कज़न है, उसको बेचारे को इसी तरह फेंका, वो इतना सहम गया, इतना सहम गया, इतना सहम गया कि वो दिन है, आज का दिन है, वो स्विमिंग पूल में नहीं गया। उसके घर के अंदर, ही इज़ 37-38 ईयर्स ओल्ड, उसके घर के अंदर टब नहीं है, उसने अपने घर में टब भी नहीं लगवाया। ये चीज़ वो स्टैंडिंग रनिंग वाटर में नहा सकता है, वो कहता है खड़े पानी में मैं जा ही नहीं सकता। ये एग्जैक्टली फोबिया की एक्सप्लेनेशन है कि जिसमें एक अननेसेसरी फियर आ गया है, उसमें एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी है, और उसमें अवॉइडेंस, क्लियर अवॉइडेंस नज़र आ रही है। अच्छा, फोबिया हमारी ज़िंदगी को किस तरह अफेक्ट करते हैं और क्या इसकी एक्सट्रीम्स हो सकती हैं, इस पे बात करना डॉक्टर साहब ज़रूरी है, और हम ब्रेक के बाद करेंगे। और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि यही फोबियाज़ जब आपकी ज़िंदगी को इतना मेजर मुतासर करना शुरू कर देते हैं कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, तब लोगों के दिमाग की लाइट ऑन होती है कि चलो आप कुछ कर लें। उस वक्त व्यूअर्स बहुत देर हो चुकी होती है, और उस वक्त वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू में ही अगर चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए, रिकग्नाइज कर लिया जाए, तो ये बेहतर चीज़ होती है। तो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि फोबियाज किस हद तक हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर नबील इबाद हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, बीइंग माहिर नफ्सियात हमें बहुत गाइड भी करते हैं, और अक्सर हम इनको शो पे बुलाते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई है। और आजकल फोबियाज़ पे बात भी बहुत हो रही है, बट गलत कॉन्टेक्स्ट में। मुझे इस चीज़ का फोबिया, मुझे उस चीज़ का फोबिया। और भाई ये वो वाली बात है कि बंदे के पेट में दर्द हो तो कहे मुझे स्टमक कैंसर हो गया। इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए ना। जब हम किसी बड़ी बीमारी को अपने साथ मुंसलिक नहीं करते तो फिर मेंटल हेल्थ को इतना लाइटली ना लिया करें, और मेंटल हेल्थ की टर्म्स अपने साथ चिपका लेते हैं। व्यूअर्स, लेबलिंग से भी बड़ा मसला बनता है। जब हम खुद अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं तो फिर हमारा दिमाग सोचना शुरू हो जाता है कि हमें वही चीज़ है। तो खुदारा प्लीज़ अपनी ज़ात के साथ कुछ इंसाफ करें और कुछ अपने साथ प्यार भी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे हम फोबियाज़ की, तो मैंने ब्रेक से पहले एक टीज़र छोड़ा था कि फोबियाज़ हमारी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं। आपने एक्सट्रीम केसेस में क्या देखा है? जी, आई थिंक इसमें इसकी सिविरिटी बहुत डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को तो फोबियाज चल रहे होते हैं और वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं। लाइक अगर किसी को कैट फोबिया है तो वो मेक श्योर कर लेगा बहुत इजीली कि मैंने कैट से अपने आप को किस तरह प्रिवेंट करना है। सो वो प्रिवेंशन के साथ लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह स्पेशली अगर किसी को अगोराफोबिया है या क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो फिर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और जब वो अवॉइड करते हैं तो इनिशियली उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, और एंजाइटी कम होने से ये है कि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट अवॉइडेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना ये फोबिया बढ़ता जाता है, और उसको ओवरकम करना उतना मुश्किल हो जाता है। हमने इतनी सिविरिटी के साथ पेशेंट्स देखे हैं जो पिछले 10-10 साल से
15-15 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, और अदरवाइज़ दे आर परफेक्टली नॉर्मल। आप उनसे जो मर्ज़ी बात कर लें, वो अपने बिज़नेस को अपने घर से बैठ के मॉनिटर करें, लेकिन अपनी फैक्ट्री नहीं जा सकते। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो 100% बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। ना तो इसकी ट्रीटमेंट में कोई बहुत प्रॉब्लम है, ना इसकी मेडिसिन में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट की तरफ जब तक नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट नहीं लेकिन मिलेंगे। डॉक्टर साहब एक ये भी तो डर होता है ना घर वालों का कि भाई चलें, अगर एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो तब तो ले जाएं, वो किसी से डर ही लग रहा है ना। खैर है, निकल आएंगे इसमें से। अच्छा, फैमिली खुद साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बात इतनी कॉमन है यार, अपनी माँ से बात करो ना, अम्मी के साथ बात करो, दिल हल्का करो। देखिए, माँ की जप्फी और बाप की जप्फी से ज़्यादा कोई चीज़ आपको सुकून नहीं देती, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, हमें शायद ये समझना होगा कि जब हमें ट्रीटमेंट की सिर्फ तब ज़रूरत होती है जब आपको कोई भी इलनेस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती हैं। हम मेडिकल इलनेस का भी तभी ट्रीटमेंट करवाते हैं, और इसी तरह साइकेट्रिक इलनेसेस का भी हम तभी ट्रीटमेंट पे जाते हैं जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे। और इसमें ये लोग आमतौर पे सब कुछ करते हैं, फैमिली वाले हेल्प करने की कोशिश करते हैं, फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उनको समझना होगा कि वो प्रोफेशनल को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सेल्फ एफर्ट के साथ चीज़ को लेके चल रहे हैं तो हो सकता है उतना अच्छा रिज़ल्ट ना आए। सो अगर आप सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं और रिज़ल्ट 30% आ रहा है, सो व्हाई नॉट कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें और शायद रिज़ल्ट आपके पास 100% आ जाएगा। बिल्कुल सही। इलाज बताएं मुझे क्या है? देखिए व्यूअर्स, हमारे मुल्क में ना, बाहर के मुल्क में लोग जाते हैं, जो उनको ट्रीटमेंट बताई जाती है चुप करके कर लेते हैं। हमारे यहाँ सारे जो है ना वो गूगल जीनियसेस हैं, तो वो वर्स्ट केस सिनारियो पढ़ के जाते ही नहीं हैं। तो इसका इलाज का तरीका भी बता दें, क्योंकि पहले ज़माने की ना अभी तक लोगों के दिमाग में सोचें इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बंदे को दवाइयों पे डाल देंगे, वो वेजिटेबल बन जाएगा। मैं वो बातें रिपीट कर रही हूँ डॉक्टर साहब जो मुझे सुनने को मिलती है। सॉरी, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। नहीं, आई थिंक आपका बिल्कुल सही आप मेंशन करें, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में यही कॉन्सेप्ट है। जबकि साइकेट्री बहुत इवॉल्व कर चुकी है, ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं, जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं वो देखते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत इजीली ट्रीटमेंट के बाद आ जाते हैं। मेरी कज़न को क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम थी, वो बहुत घबराती थी। उसकी अम्मी को भी था, लेकिन उसको ज़्यादा सवियर था। ठीक है, उसके अब्बू ने क्या किया? उसके अब्बू ने कहा कि भाई इसको इतना जो होता है उसको पकड़ के ना बाथरूम में बंद कर दिया कि थोड़ी देर अंदर रहेगी तो सेट रहेगी। वो चीखे मार मार के, हाथ मार मार के दरवाजे पे उसने अपने पूरे हाथ जख्मी कर लिए। मतलब 16-17 साल की लड़की, उसके अब्बू ने अपनी तरफ से तो और बाद में वो इतना उन्होंने रिग्रेट किया, उस बच्ची को प्यार किया, उसका वो फियर और ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन जिस तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो तो हम खुद से दवाई तो नहीं लेते, जबकि गूगल पे तो लिखी हुई है कौन सी दवाई खानी चाहिए। सो इसी तरीके से जब अगर किसी को साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो आई थिंक उसके लिए भी प्रोफेशनल आपके पास मौजूद हैं। हर टीचिंग हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट अवेलेबल है, और आई थिंक वहाँ पे जाके हेल्प लेनी चाहिए। बट किस किस्म की ट्रीटमेंट होती है डॉक्टर साहब? क्या कोई नंबर वन की फिजिकल, कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट, कोई करंट, कोई क्या करते क्या है? जो फोबियाज़ हैं उसमें मेनली जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से होती है, बल्कि होती 2 तरीके से है। एक मेडिकेशन के साथ और दूसरी काउंसलिंग के साथ, और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में फिर हमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो चीज़ होती है जिसमें डीप ब्रीदिंग या मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के ऊपर हमें जाना होता है। सेकंड नंबर पे पेशेंट को रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना कि फ़ोबिया है क्या और उसको किस चीज़ से फियर है। फिर जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन, यानी कि उसको जिस चीज़ से फियर है उसका स्टेप वाइज उसके उस फियर को, उसकी अवॉइडेंस को हम ओवरकम करने की तरफ जाते हैं। और ये बहुत ग्रेजुअली स्टेप वाइज होता है। शुरू में हमें इन क्लिनिक या इन प्रेमिसेस करना होता है। उसके लेट्स सपोज को लिफ्ट से फोबिया तो उसको लिफ्ट के पास लेके जाना होगा, आपको उसके साथ जाना होगा और हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। क्या घर वाले मदद कर सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल कर सकते हैं। शुरू में बिल्कुल कर ऑब्वियसली सकते जब सवियर हो जाता है तो सर क्या करेंगे? आई थिंक सबसे बड़ी फैमिली वालों की हेल्प ये होगी कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि अगले को ये ना कहे तुम पागल हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये है, जैसे ही कोई किसी तकलीफ में होता है कहते चुप करो, तुम तो हो ही पागल, ड्रामे ना करो। आए हाय, सबसे पहले जो फैमिली कर सकती है वो एक्सेप्टेंस है। अगर वो एक्सेप्ट कर लें और ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं और ख़ुद ले आएँ, कन्विंस करें कि
दिस इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन, हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो इसमें फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या लोग फोबिया से मुकम्मल तौर पे निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, 110%। मतलब ये प्रॉपर एक मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू बंदा बिल्कुल मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है? बिल्कुल। एक तो फोबियास में बहुत सारे लोग, मैंने जैसे बताया कि इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, लोगों का जो सिंपल फोबिया होता है वो उसको बहुत इजीली अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को डेंटिस्ट के पास जाने का फोबिया है, अब अगर उसको डेंटल प्रॉब्लम हो गया उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ उसका टूथ एक उसको तंग कर रहा होगा, दूसरा फोबिया उसको ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहा होगा। सो फिर जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते। लोगों ने अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना है और वो प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन सफ़र नहीं करते। किसी को लिफ्ट में प्रॉब्लम है तो वो लिफ्ट को ट्रैवल नहीं कर रहे होते। नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहते हैं, नेचर को, ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो हाइट के फियर की वजह से ट्रैवल नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं। अगर घर में कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको डर है, फोबिया नहीं है, उसके साथ घर वाले कैसे डील करें? एक तो आपने कहा कि एक्सेप्ट करें, लेकिन डॉक्टर साहब अब बच्चा है वो पानी में जाते हुए डर रहा है। मैं भी माँ हूँ, नूरबानो 3 साल की, खैर मैंने तो 6 माह की थी तो उसको अपने साथ पूल में डाल लिया था जब गर्मी आई, क्योंकि अक्टूबर का बच्चा था। तो जैसे ही मई जून आया तो पूल में बच्ची को मैं साथ ले गई। मैंने सारे अपने बच्चों के साथ ऐसे ही किया कि छोटे से में घुसेंगे तो फिर फेंकने वाला मसला नहीं होगा ना। बच्चा पानी में घुसने से डर रहा है या अप नॉर्थ जा रहे हैं तो बच्चा डर रहा है कि पहाड़ी इलाकों में कमरे से नहीं, क्या करें? इन डरों को कैसे निकालें सही तरीके से? क्योंकि एक अच्छा तरीका भी और बुरा तरीका भी है फियर से निकालने का। आई थिंक इसमें एटलीस्ट घर के लेवल पे हमें गाइडेंस तो मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये सिंपल फियर है या ये फोबिया है। अगर ये फियर है सो विद रीअश्योरेंस, विद स्मॉल स्टेप्स आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अब अभी बच्चे का ही एग्जांपल दे रहे हैं जो स्विमिंग पूल में जाता है। लेट्स सपोज उसको स्विमिंग पूल में उसको फियर आ रहा है, तो अब उसको मतलब स्टेप 1 पे रखें, उसको बहुत आगे ना लेके जाएं। स्विमिंग पूल के बाहर बैठ जाएं, उसके सिर्फ वो अपने जो पैर है वो स्विमिंग पूल के अंदर कर ले, थोड़ा सा वो एक्लेमेटाइज होगा। फिर उसके सिर्फ वो पाँव मतलब स्विमिंग ना शुरू करे, सिर्फ वहाँ पे पूल में खड़ा हो जाए और फिर थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जाए। सो हमें स्टेप वाइज करने की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एकदम से फ्लडिंग की तरफ जाते हैं सो वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो विदाउट कंसेंट हमें उस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे लोगों को सोशल फोबिया होता है और आप चाह रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छी प्रेजेंटेशन दे, तो उसके सर्टेन स्टेप्स हैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। पहले आप स्मॉल गैदरिंग्स में अपनी प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट करें, वहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, यानी कि 3-4 पीपल की गैदरिंग में प्रेजेंटेशन दें। अपनी फैमिली के बीच में बैठ के स्पीच करना शुरू कर दें, फिर उसके बाद आप छोटे ग्रुप्स में करना शुरू कर दें और फिर आप लार्जर ग्रुप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। सो स्टेप वाइज एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब सिर्फ एक बात क्लियर कर दें, इसका ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर से कोई ताल्लुक है फोबियाज़ का? क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं रैंडमली मेरे पास, तो कुछ मैं वो भी थ्रो कर रही हूँ आपकी तरफ जो लोग पूछते हैं। मैं कहती हूँ मैं किस तरह जवाब दूँ? मेरा माइनर था साइकोलॉजी में, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है अब एजुकेशन। सो पीटीएसडी और फोबिया तो बहुत डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि देखिए ना इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट की वजह से फोबिया क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली। सो लेकिन वो हैं चीज़ें फ़र्क हैं। सो आप जो पीटीएसडी उसका तो अपना एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है। सो ये ज़रूर है कि एक इवेंट के बाद आप उससे फियर आने लग जाए तो फिर वो पीटीएसडी कई दफ़ा नहीं होता। तो पीटीएसडी और फोबिया तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन जो पैनिक है ये बहुत कॉमन है कि अगर आपको पैनिक अटैक लेट्स सपोज रात के अंदर हो जाता है, आप बाहर लेके जा रहे हैं घर से और वो चीखे मारना शुरू कर दे कि नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने। एक इंसान जो नॉर्मली धीमा और बिल्कुल सोबर पर्सनैलिटी में ही उनका नहीं है, तो उधर फिर बंदा यही सोचता है कि ये पैनिक इस फोबिया का हिस्सा है। पैनिक में आपके पास विदाउट सिचुएशन, विदाउट एनी स्टिमुलस आपको एक इंक्रीज बाउट ऑफ एंजाइटी आती है जो कि 15 और 20 मिनट्स और में लास्ट फॉर 1 आवर ये परसिस्ट कर सकती हैं। ये पैनिक अटैक कहलाते हैं। डॉक्टर साहब जिसको 1 सेकंड भी इस फीलिंग से गुजरा हो तो पागल हो जाता है, तो 1 घंटा कौन गुजारे? लेकिन देखिए हम उसको डिस्कस तो कर रहे हैं कि पैनिक अटैक होता क्या है। सो अगर पैनिक लेट्स सपोज उसको पहली दफ़ा लिफ्ट में आ गया तो उसका वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको फीलिंग आती है कि मुझे लिफ्ट से प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि उसका पैनिक अटैक हो। सो इस तरह कई दफ़ा पैनिक और
जो फोबिया Connect हो जाते हैं, लेकिन they are different. बट दे आर डिफरेंट। डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम फोबिया से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगे आप? आई थिंक मेरा जो फाइनल मैसेज है वो ये कि फ़ियर को और फोबिया को डिफ्रेंशिएट करना सीखें, और अगर किसी को फ़ियर है तो उसको हंसी मजाक ना टालें, उसको हेल्प आउट करें, वो ओवरकम कर सकता है आपकी थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी गाइडेंस के साथ, थोड़ी सी रीएश्योरेंस के साथ। और अगर वो चीज़ एक सर्टेन लेवल से इम्प्रूव नहीं कर रही, और स्पेशली अगर वो एक कॉम्प्लेक्स फोबिया डेवलप कर रहा है, सो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, और वो ट्रीटमेंट से आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे इस फोबिया को, और आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। हर बार आते हैं जी, थैंक यू। हमें मशवरे दे के जाते हैं और कुछ हमें गाइड भी बहुत अच्छे से कर देते हैं। असल में डॉक्टर साहब, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि लोग गूगल पे और ऑनलाइन चीज़ें पढ़ पढ़ के अपनी डॉक्टरियाँ और मकैनिकियाँ करनी छोड़ दें। व्यूअर्स, जिसका जो काम है उसको करने दें। माहिर नफ्सियात बड़ी मेहनत करके, बड़ा एफर्ट करके इस लेवल पे पहुंचते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। एक बड़ी लंबी और टफ़ जर्नी होती है, तो आप वो 2 मिनट में गूगल करके वो चीज़ें नहीं जान सकते। सो अगर आपके घर में किसी कोई मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला चल रहा है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुश्किल में, व्यूअर्स, जिस्मानी तकलीफ़ आपको इतना कर्ब से नहीं गुजारती जितना दिमाग, क्योंकि वो नज़र नहीं आता ना, तो लोग समझ नहीं पाते, तो और भी ज़्यादा आप मजबूर हो जाते हैं। सो प्लीज़, अगर किसी भी मेंटल हेल्थ के किसी भी प्रॉब्लम से कोई गुजर रहा है, तो बुखार होता है तो डॉक्टर पे जाते हैं, तो अगर जहनी तौर पे किसी जहनी दबाव का शिकार है तो डॉक्टर पे जाएं। इस नोट पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हेल्थ के एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे ज़ैनब गोंदल के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज मुझे दिल से खुशी हुई है क्योंकि ज़ैनब प्रॉपर आज बाल बनवा के आई हैं। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। नहीं मॉडल एक्ट्रेस नहीं है, कोशिश तो हमारी ये है। एंकर पर्सन अलबत्ता बहुत अच्छी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और ब्लॉगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ैनब, मुझे एक बात बताओ, आज का हमारा टॉपिक ज़रा डिफरेंट सा है। यस। और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस पे बात बड़ी कम होती है। हम हमेशा बात करते हैं इस चीज़ की कि देखो, जब एक औरत प्रेग्नेंट है या हामला है तो एक प्रेगनेंसी के दौरान क्या ख्याल करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन प्रेग्नेंट होने से पहले का भी एक मामला है। एग्जैक्टली। बच्चा पैदा करने की तरफ आपने जाना है, आपकी शादी हो जाती है, नहीं उससे पहले की भी कुछ तैयारी है। बिल्कुल। अगर आप, वो कहते हैं ना, अगर प्रॉपर तैयारी से निकले तो कुछ भी हो सकता है। और फिर एक बच्चा होने के बाद की एक मामलात है जिसको हम प्री एंड पोस्ट मटर्नल हेल्थ की बात करते हैं। बिल्कुल। सो अगर एक बच्ची की शादी होने वाली है या निकाह हो गया है, रुखसती की तरफ बात जा रही है, तो व्हाट डू यू डू, मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो एक यंग बच्ची कर सकती है अपनी हेल्थ को सही बनाने, मतलब उस लेवल पे लाने के लिए कि अगर फ़ौरन भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसकी सेहत और उसकी चीज़ें इफेक्ट ना हो। क्योंकि बच्चियाँ शादी से बिल्कुल पहले डाइटिंग कर करके अपना मैदा साड़ देती हैं, Exactly. बिल्कुल सूख सड़ जाती हैं। उसके बाद फिर व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग, तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उनका वेट इतना कम या अंडर वेट होती है, प्रेगनेंसी होती नहीं, और अगर हो जाती है तो टिकती नहीं है। बिल्कुल। कि ये बच्ची बड़ी अंडर वेट थी, इसकी खुराक ठीक करें। सो यू नो, ये मसाइल तो हैं। फिर बिल्कुल, आपने एक बड़ा जो पॉइंट है ना उसको हाईलाइट किया है कि अगर आप शादी से पहले अपना वज़न कम कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे पास ही आ जाए। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। आप किसी के साथ भी मिलकर अगर वज़न कम करेंगे तो उसमें होगा ये कि आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे, और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर आप अपना वज़न कम करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो कभी भी ना तो डी शेप्ड होगी और ना ही उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी मसला ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो ऑलवेज़ रेडी है, आप किसी भी टाइम उसको कंसेप्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम कपड़े, जूते, बैग्स, मेकअप्स, हर चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। शादी पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके होते हैं आयरन के लेवल्स, आपके फॉलिक एसिड, और आप किसी को भी अगर जो है ना गिफ्ट में दे सकते हो किसी भी ब्राइड को, तो आप उसको ये चीज़ें गिफ्ट में दो ताकि एटलीस्ट वो यही सोच के खा ले कि अच्छा यार, मेरी किसी जानने वाले ने, किसी बंदे ने जो मेरा एहसास करता है, प्यार करता है, उसने मुझे ये गिफ्ट किया है।
क्योंकि आपका जो फॉलिक एसिड है वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी को, जो आपके टिश्यूज हैं यूट्रस के, उनको तैयार करना शुरू करेगा ताकि वो स्ट्रांग हो सके और आपके एक बेबी को कैरी कर सके। मैं एक दिन एक गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, मेरी काफ़ी दोस्ती है, उनके साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैनब तुम्हें पता है एक जो यूट्रस होता है उसकी लेयर इतनी थिक होती है, लाइक एंडोमेट्रियस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल वो इतनी थिक होती है, और आजकल लड़कियों की इतनी थिक है ये। और होता ये है कि देखिए ये लाइनिंग थिक होती है, उस लाइनिंग के साथ बच्चा अटैच होता है, राइट, और फिर उधर से फिर न्यूट्रिशन व्हाटएवर, बच्चा टिक ही नहीं सकता बिल्कुल अगर आपकी लाइनिंग बहुत पतली हो, या वो प्रेगनेंसी नहीं टिकती फिर। एग्जैक्टली और अगर आपके आयरन लेवल्स नहीं है बॉडी में पूरे, तो आपका अपना पहले तो HB लेवल्स, आपका आयरन, आपका फेरेटिन, आपका अपना बॉडी के लेवल्स अगर पूरे नहीं है तो आपके बच्चे ने। लेकिन बात ये है कि आयरन लेवल की बात कर रही हो बेटा, शादी से पहले क्या पूरी जिंदगी पाकिस्तानी खवातीन में इतनी बड़ी मिकदार है औरतों की जिनके आयरन लेवल्स एबनॉर्मली लो हैं। एग्जैक्टली हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं। विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, हड्डियां भी भुरभुरी हुई, मतलब क्या क्या करना है अपने साथ हम औरतों ने। मैं इसी की तरफ आने लगी थी कि अगर आपने आपका अपने ध्यान नहीं दिया, भाई घर की फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग होगी तो उस पर तामीर क्या करोगे, कुछ नहीं गिर जाएगा सब कुछ। आपने कंसीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल शादी के फौरन बाद आपकी कंसेप्शन होगी, लेकिन आपकी हड्डियां खुद कमजोर थी, आपकी बॉडी में लेवल्स जो थे वो ऑलरेडी आयरन के कम थे, मैग्नीशियम कम था, आयरन कम था, जिंक कम था, आपकी सॉरी टू से बच्चे की डेवलपमेंट पहले तो होगी ही नहीं, और अगर हो जाती है तो खुदा न खास्ता न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें लिप का कट होना, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ख़राब होना, बच्चों में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आते हैं। और फिर दूसरा मसला ये आता है कि प्रॉपर डिलीवर नहीं आप कर पाते, और अगर आप डिलीवर कर देते हो किसी ना किसी तरह तो उसके बाद आप इस काबिल नहीं रहते कि आप उस बच्चे का खुद ख्याल रख सको, और जो ख्याल एक माँ अपने बच्चे का रख सकती है वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। और इतने दिन कुछ दिन पहले भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे, पॉपुलेशन डे जब आया था, कि भाई हमारे यहाँ हर 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद किसी एक खातून की डेथ होती है प्रेगनेंसी की, मतलब बच्चा पैदा करते हुए या व्हाटएवर। और हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से मतलब छोटे छोटे नौज़ायदा बच्चे पैदा होते ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं या विद इन फ्यू डेज, बिकॉज माँ भी मेल नरिश्ड, बच्चा भी मेल नरिश्ड। उसके अलावा हेल्थ के देखिए, एक मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी इतने हमारे मसाइल चल रहे हैं उसमें खुद प्रॉब्लम्स में एडिशन करना तो अपनी ज़ात के साथ ज़्यादा। WHO की एक रिसर्च है कि 60% बच्चे पाकिस्तान में 5 साल से पहले फौत हो जाते हैं, और आपने इतनी मेहनत से एक बच्चे को पैदा किया है, आप इस दुनिया में लाए, और अगर आप उसका ख्याल खुद ही ना रख सको तो क्या फ़ायदा। अच्छा, आपने ये देखा है कि आजकल पहले माएँ जो बात कर रही होती थी, मैं अपने पोतियाँ पोते देखूँ, पड़ पोतियाँ पोते देखूँ, और बहुत सारे हमारे एजेड बुजुर्ग हैं जो वाकई देखते भी हैं, और हमारे अब जो हम सर्कल देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सास के बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के भी ग्रेट ग्रैंड मम्मी इज अ ग्रेट ग्रैंड मदर। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो हेल्दी भी हैं, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। और मतलब आप 80s में है, हाँ माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है। यही तो बात है, 80s में मैं अपनी मम्मी जान को देखती हूँ, मेरी जो सास है, एंड व्हाट अ वुमन यार, खुद चलती हैं फिरती हैं, इधर जाती हैं उधर जाती हैं, ऑब्वियसली एज के साथ कुछ ऊंच नीच होती है, बट उन्होंने, और बाय द वे उनका लंच का टाइम, उनका नाश्ते का वक्त, उनका लंच का वक्त, उनके डिनर का वक्त, लाइक क्लॉकवर्क, ये सबसे ज़्यादा सक्सेस है उनकी हेल्दी लाइफ की। उन्होंने एक सर्टेन टाइम पे जाके अपने लॉन का पूरा चेक करना है, क्योंकि शी इज़ वेरी हाउस प्राउड माशाल्लाह, और उनका गार्डन बड़ा खूबसूरत है, जाती हैं चेक करती हैं, अगर बाहर होती हैं वहाँ पे भी जिधर भी होती हैं घूमती फिरती हैं, चल के जाती हैं। शी डजंट बिलीव इन व्हील चेयर्स, नन ऑफ दिस नॉनसेंस, हिम्मत करती है ना। एग्जैक्टली। लेकिन खुराक मम्मी की माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे। आमीन। अगर आपने डाइट ही बेहतर नहीं की, अब जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि औरतें आजकल ये बात करती हैं कि जी हम अपने ही बच्चे पाल लें तो बहुत है। पहली चीज़, आपने खुद ही हिम्मत हार दी, आपने अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं, गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, और आप ये चाह रहे हो कि जी मैं अपना बच्चा ही मुश्किल से पाल लूँ। ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि मैंने ये काम करना है, वो काम हो जाएगा। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप
हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्री प्रेगनेंसी में सारे के सारे फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में ऐड ऑन ज़रूर 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 करें। प्रेगनेंसी में भी करें और पोस्ट प्रेगनेंसी की तो अब हम बात करते हैं उसमें भी करें। सबसे पहली चीज़ जिसको हम बहुत निगलेक्ट करते हैं वो हमारे कार्ब्स होते हैं। हम सबसे पहले अपने कार्ब्स बंद करते हैं, फिर हम अपने फैट को बंद करते हैं। फैट की एक क्वांटिटी है डेली बेसिस पे। जिस औरत ने अपनी खुराक में फैट खत्म कर दिया ना, वो 100% कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएगी। बिल्कुल। और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक अजियतनाक मामला है True. और उससे प्रेगनेंसी में भी इश्यूज हो सकते हैं। Yes. तो जो चीज़ आपको, इसीलिए तो पुराने वक्तों में कहते थे दूध में 1 चम्मच देसी घी डाल के पी लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्चुअली उस ज़माने में ख़वातीन अपना जो थोड़ा बहुत जो नॉर्मल खाने की रूटीन होती थी उसको फॉलो करती थी, और इसमें सिर्फ एक तो चीज़ें ऐड हो जाती थी कि थोड़ा फल ज़्यादा खाना शुरू कर देते थे और दूध में देसी घी का 1 चम्मच डाल दिया डेली, ताकि आपकी डाइजेशन भी ठीक, मतलब आपका वो भी अब सही है। जगह पे मज़े की बात ये है कि और ये हमें बुतेरा लगता है, आपको इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पहले से इतना सा ही खाते हैं दिन में 2 टाइम, तो फिर आपको अपनी खुराक को एक नॉर्मल इंसान वाली बनानी पड़ेगी। आप खाएं इतना, लेकिन कुछ अच्छा खा लें, कुछ वो खाएं जो आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव हो। यानी इतने से चिप्स खा लेते हैं, ओह माय गॉड 2 नगेट खा लिए, चिप्स में और मेरे नगेट्स में मैदे है के- क्या? कुछ भी नहीं है आपकी नरिशमेंट के लिए। नहीं, तो कुछ जो भी नहीं चिप्स अभी शेफ तैयबा ने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने आलू के बनाए हैं। है। बिल्कुल नाउ द पॉइंट इज, अगर फ्रेंच फ्राइज भी खाने तो कम से कम वो बाजार के, आपको पता है मैं तैयबा जी क्या कह जी रही जी हूँ, बिल्कुल। ऑयल साफ होना चाहिए, रेडीमेड। जैसे हम देखते हैं शेफ तैयबा खाना इतना ज़बरदस्त और मज़े का, भी तो स्पेशली जब वो आलू वो कर रही थी ना, तो वो देख के हो रहा था अच्छा यार बड़े मज़े के। वही बात है कि आप कुछ अच्छा हेल्दी खाओ तो जो मर्जी खाओ आप। और हर चीज़ आप घर में बनाए ना। अब जैसे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें बच गई थी, तो मैंने उनका पास्ता तैयार करके वो भी साथ रख लिया कि बच्चे वैरायटी मांगते हैं, वेरिएशन होनी चाहिए। सो वही वाली चीज़ है ना तैयबा जी, एक बट आपने कहा ना बच्चे, हम ये क्यों नहीं कहते कि मैं, बिल्कुल आपने क्यों नहीं कहा कि मेरा भी दिल चाहता है कि कभी मैं पास्ता खा लूं, क्योंकि हम खवातीन को ये एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एंड इंशाल्लाह ज़ैनब, व्हेन यू गेट टू दैट स्टेज आल्सो, चिल्ड्रन विल्ड्रन, शादी वादी सारा कुछ, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जानिए आपकी पूरी ज़िंदगी ना फिर उस घर को चलाने में डेडिकेट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा आपकी, और बाय द वे शादी हो के आप ससुराल में पहुंचते हो जी, तो फ़ौरन आपकी ड्यूटियाँ शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली 2-4 दिन तो लाड़ियाँ होती हैं, फिर भाई मेरे बेटे के लिए ये नहीं बनाया, बेटी ज़रा अपने हाथ से तो बना लो। और आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी जिम्मेदारियाँ घर की बहू पे आ जाती हैं। अब वो प्रेग्नेंट भी है, वो नई नई जिम्मेदारियाँ भी समझ रही है, ऊपर से उससे ये भी डिमांड है कि तुम अच्छी भी लगो, जी। क्योंकि नई नई शादी है, तो ये चीज़ें बहुत प्रेशर डालती है इंसान। और ये प्रेगनेंसी ना टिकने का सबसे बड़ा एक जो आप कहते हैं ना रीज़न है, वो यही है कि आपने ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड कर दिया है, मैल नरिशमेंट ऑलरेडी थी, और आपकी बॉडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या करना। अच्छा, मैं तो एक एडवाइस यहाँ बैठे सीधी सीधे देने लगी हूँ, खुदा का वास्ता है, अगर आपने अपनी बच्चियों की शादी करनी है और शादी की तरफ मामला जा रहा है, आपकी बेटी है या बेटा है, एक दफ़ा पूरा उनका मेडिकल चेकअप करवा लें। बिल्कुल। बच्चियों का गायनी का सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है या कोई सिंपल सी चीज़ है वो हल हो सकती है, और अगर बड़ी चीज़ भी है तो शुक्र है टाइम पे मिल गई। लड़कों का भी चेकअप कराएं। बड़ी दफ़ा होता है कि लड़कों का चेकअप नहीं करवाते, फिर कहते हैं कुड़ी प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही। होता है कि कभी कभी मेल में भी प्रॉब्लम होती है। Exactly. तो शादी से पहले कम से कम पूरा एक चेकअप करा ले। ब्लड ग्रुप क्या है, अब अगर लड़की का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लड़के का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसके लिए एक फ़र्क, कुछ इंजेक्शन लगते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। बिल्कुल। सो एक दफ़ा शादी से पहले चेकअप प्रॉपर होना चाहिए बच्चियों का। यहाँ पे लोग ये कहते हैं, अगर किसी को कहो कि अपने टेस्ट करा लो, तो वो आगे से कहते हैं कि अगर कुछ निकल आया तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ तो अच्छी बात है कि पता चल जाएगा कि कुछ निकल आया। और मज़े की बात ये है, मैं हैरान होती हूँ अगर कुछ ना निकले तो लोग कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए, कुछ निकला तो है नहीं। अल्लाह का करम है कि क्लियर हो गई। अब हम आपको Exactly. न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही करेंगे। बस लोग अगर इस चीज़ को समझना शुरू करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो हो गया। आपको पैसे खर्च करने की टेंशन हो रही है, ये नहीं हो रही कि अल्लाह का शुक्र है कि दिमाग तो इजी हो गया। एग्जैक्टली। और आपको और अपने बॉस, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। ये मैं बार बार व्यूअर्स कहती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अपने चेक्स और बैलेंसेस शुरू में रखो ताकि आपको पता चले कि कहाँ खड़े हैं आप। बिल्कुल। और जहाँ हम बात कर रहे थे कि जी फैट बॉडी में कितना होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें आपने ये करना है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है उसको देसी घी है, बटर है,
कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल है, चाहे आपका ऑलिव ऑयल है, पूरे एक दिन में 1 टीस्पून चाहिए बस। प्रेगनेंसी में 1 टेबल स्पून, प्रेगनेंसी को का थोड़ा 1 टेबल स्पून। अगर आप कुकिंग ऑयल की तरफ जाते हो तो इट्स 1 टेबल स्पून, लेकिन प्रेगनेंसी में आपकी यही जो 1 टीस्पून थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जाके 1 टेबल स्पून बन जाती है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी जो जितना भी कैलोरिक काउंट है वो बढ़ता नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका फॉर एग्जांपल 1800 आपका अगर नॉर्मल है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 3 माह आपका 1800 ही रहेगा। अगले 3 माह में आप उसको समझ लें कि आप उसको 300 से 400 कैलोरीज बढ़ाएंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में, और थर्ड में आपने 500 कैलोरीज अपनी बढ़ानी है, यानी कि एक मील और आपने खा लेनी है। बिल्कुल। बट छोटी 500 कैलोरी इतनी होती नहीं है जितना बंदा सोच रहा होता है। एक बर्गर, एक फ्राइज और एक जो हम वो सोडा ले लेते हैं ना, वो तकरीबन 1200 कैलोरीज बन जाती है। तो खुदा का और वास्ता है, प्रेगनेंसी में समझे। सोडाज, चाय, कॉफी ये सब अवॉइड करना है क्योंकि कैफीन है। एग्जैक्टली, कैफीन है। और दूसरा शुगर हम उसमें इतनी ज़्यादा डाल देते हैं, जैसे ही आपकी शुगर स्पाइक करेगी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ट्रबल में आना शुरू हो जाएगी। और आपको इस चीज़ पे समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ को जो है हमने वो बड़ा कार्टर करना है और अच्छे से लेके चलना है। तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें सुलाफे नकवी ज्वाइन कर चुकी होंगी, योगा एक्सपर्ट भी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, होलिस्टिक कोच हैं, कॉर्पोरेट पर्सनल ट्रेनर है। तो सुलाफे को इंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में स्पेशली, कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी। ओह माय गॉड। ओ भाई, पूरी दुनिया में लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रेगनेंसी में पाकिस्तान में ही नहीं करते। बिल्कुल। ये क्या नॉनसेंस है। ब्रेक के बाद जाने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया था, सुलाफे नकवी ने अब हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सुलाफे। वालेकुम सलाम जुगन, आपकी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने पहले ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन सारा ब्रेक से पहले कर दिया, लोगों को पता चल जाए कि एक और तूफान आने वाला है सेट पे। अच्छा, लड़की बड़ी सीरियस इस पर गुफ्तगू चल रही है अबाउट प्रेगनेंसी। जी। ये तो हमने एक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर ली कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी पे तो एक्सरसाइज कर ही लेते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन सुलाफे, एक ये सोच है पाकिस्तान में, 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक, हाय अल्लाह मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी है ताकि वेट ना बढ़े। दूसरी मेंटालिटी है, हाय प्रेग्नेंट है, वो एक्सरसाइज नहीं करनी, चलना भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं चलनी, बैठ जाओ। तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली क्या आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये सीरियसली आपने जो 2 एक्सट्रीम्स बताएं यही हम फेस कर रहे होते हैं और डेफिनेटली यही ज़ैनब भी फेस करती होंगी। अब मैंने तो माशाल्लाह मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आती हैं उनको मैं थ्रू आउट माशाल्लाह 9 मंथ्स तक उनके जब तक प्रेगनेंसी जब तक है उसको बल्कि हेल्दी हम बनाना चाहते हैं कि आप हेल्दी बेबी डिलीवर करें, हमारा ये भी फोकस होता है। तो उसको हम एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। अब जिस तरह आपने बोला कि जिसने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं, और उसको हम क्या करते हैं, हम चेयर पर एक्सरसाइज कराएंगे और उसको माइल्ड एक्सरसाइजेस कराएंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसी कंडीशन है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप बेड रेस्ट करें, तो फिर तो हम उसके अंदर आपको सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे डालेंगे और मेडिटेशन ज़रूरी, बिकॉज आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत होता है, तो ख़वातीन को स्ट्रेस से बचाना होता है उस दौरान, और वैसे भी इतनी सारी बातें सुन रही होती हैं, तो वो मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प करती है। एक्सरसाइज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें आपने वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, वो उसके लिए डाइट मौजूद है कि जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहे हैं जिस तरीके से वो आप करें। एक्सरसाइज आप करेंगे 20 मिनट्स 25 मिनट्स, जिसके अंदर आप फोकस करेंगे अपने पेल्विक एरिया पर और अपनी लोअर बॉडी पे और अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पे, और साथ ही साथ मेंटल एस्पेक्ट पे, जैसे मैंने कहा मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड जिसे हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं कि आप अपने मसल्स को रिलैक्स करें, बिकॉज़ आपको बैक की भी अपनी मजबूती चाहिए होती है, बिकॉज़ जैसे बेबी का वेट बढ़ता जाता है वो आपके उतनी ही आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको योगा या एक्सरसाइजेस पर डालना होता है, एंड कार्डियो भी कराना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ से बचें आप। अंदर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, वो प्रोटेक्टेड है। मसला ये है कि लोग जब एकदम से एक्सरसाइज करने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, भाई आपने वेट लॉस के लिए नहीं जाना, आप सबसे पहले तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करें, बिल्कुल उनसे पूछें, उनको बताएं कि जी मैं हमेशा मेरी एक नॉर्मल रूटीन है एक्सरसाइज करने की, बट मसला ये ना कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारे मुल्क में कहते हैं नहीं 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 तुसी एक्सरसाइज नहीं करनी, बह जाओ। अब बात ये है कि
मुझे प्लेसेंटा प्रीविया था विच इज़ और 4th स्टेज था, वो बड़ा एक सीरियस होता है कि प्लेसेंटा बेसिकली बच्चे को खाना प्रोवाइड करता है। वो क्योंकि बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर था, इसलिए टेंशन थी कि खुदा न खास्ता वो निक हो जाए तो वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया। मुझे पता है ना, जो बंदा दिन में 2-2 दफ़ा कभी एक्सरसाइज करता है या इतना एक्टिव बंदा है, उसको आप बिस्तरे में लिटा दो, लो जी 45 किलो चढ़ गए मुझे। ऑब्वियसली बंदा बिस्तरे में लेटा हुआ है, बोर हो रहा है, फिर खाता भी है। तो ये सारी गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट ही मैंने किया और अभी भी सफ़र कर रही हूँ इतने सालों बाद। लेकिन आप ये देखें, आपकी फिर भी स्टोरी से ये आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर रही हैं कि आप जैसी बंदी जो इतनी एक्सरसाइज कर रही है, उस टाइम उसने उस कंडीशन को समझा, ना कि इमोशनल हो के आप उस चीज़ में आ जाएं कि वो मैं तो बहुत हाइपर एक्टिव हूँ और मैं नुकसान पहुँचा लूँ लेकिन मैं अपना वज़न कम कर लूँ। आपने भी तो इस चीज़ को प्रूव किया ना कि किस टाइम पर क्या आपकी तरजीह होनी चाहिए। सो जब एक्सरसाइज आपकी तरजीह है, सेहत आपकी तरजीह है, डॉक्टर ने आपको अप्रूवल दे दिया है। आपने जो गायनेकोलॉजिस्ट वाली बात की, अक्सर मेरे पास ये चीज़ आती है जी स्क्वाट्स ना करें, हालांकि स्क्वाट्स इसमें आपको हेल्प करते हैं, आपको वो करने चाहिए। आपकी 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस की मना करते हैं कि एब्स ना करें, क्रंचेस ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेशर डाल रहा होता है और आपने अर्ली लेबर में नहीं जाना। और बहुत ज़्यादा साइड स्ट्रेच ना करें। बिल्कुल। द फैक्ट इज, अगर किसी ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाके एक्सरसाइज करेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है ना वो यहाँ आती है कि आपने सारी ज़िंदगी अगर एक्सरसाइज नहीं की हुई होती, जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपको वेट चढ़ना शुरू होता है, आपको एक डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और उस डिप्रेशन में मुझे बहुत सारी औरतें ये कांटेक्ट करती हैं कि मेरा 4th मंथ है, मेरा 7th है, मेरा 6th है, मुझे डाइट प्लान दे दो, मुझे वज़न कम करवा दो। इवन एक तो ये थी जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे प्रेगनेंसी तक, डिलीवरी तक मेरा 10 किलो वज़न कम करा दे। मैं तो खैर ऐसे बंदे को बिल्कुल कोई एंटरटेनमेंट नहीं देती कि भाई आप आए और अपनी कम अज़ कम 40-50 डेज़ बाद आप आए अपनी डिलीवरी के। फिर मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो डिलीवरी से चंद दिन पहले ये एक्सरसाइज करती हैं कि जी मुझे जो है ना लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। भाई आपने एक एक्सरसाइज कभी ज़िंदगी में की नहीं है, आपको उसका पता ही नहीं है कि उसके पोस्चर्स क्या हैं, आपने उसको कैसे लेके चलना है। अगर आपकी बॉडी भी आपकी बॉडी भी प्रोन है क्रैम्प्स के। आप इवन एज अ न्यू पर्सन जिसने कभी नहीं एक्सरसाइज की, योगा आप अलबत्ता कर सकते हैं ट्रेंड पर्सन के साथ। प्रेगनेंसी हाँ, ये खुद से ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कि इसमें आप कहें ना कि खुद से आपने देख लिया कहीं पर, जो अक्सर जाहिर है कि चल रहा होता है ना सोशल मीडिया पे, तो लोग कहते हैं अच्छा ये एक पॉस्चर है, वो हो जाएगा, वो एक कंटेंट है ना। लेकिन वही आप अगर ट्रेन बंदे से कर लेंगे तो आपको बता देगा कि अच्छा आपके केस में इसको हमने मिसाल के तौर पे, कुछ ख़वातीन है डीप स्क्वाट कर सकती हैं, कुछ ख़वातीन है जिनको डॉक्टर ने खुद कहा होता है कि आप सिर्फ स्क्वाट करें। अब उसमें वो डीप स्क्वाट देखकर करना शुरू कर दें, खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई नुकसान हो जाए। फिर जिस तरह आपने अपना केस भी बताया कि उसके अंदर बेड रेस्ट था, अब वो उसमें जब देखते हैं ना तो वो कहते हैं अच्छा इस वाली कंडीशन के अंदर भी आप ये कर सकते हैं। नहीं, जब तक एक्सपर्ट आपको एक गो हेड नहीं दे रहा आप नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज की तरफ, अभी जैसे कि सुलाफी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आके हमें कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्यूअर्स, अब जैसे कि अगर सुलाफिया में आके एक्सप्लेन करिए, इसका ये मतलब नहीं है हर बंदा जो प्रेग्नेंट है वो खड़ा हो जाए करने। नहीं, आप उसको अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे रुजू करें कि जी हमने योगा करना है, बेशक उनको बता दें कि जी ये पॉस्चर्स, ये चीज़ें हमने करनी है। अल्लाह खैर सलाम। सो आइए अपनी जगह पे विराजमान होंगे। आसान फिर भी चीज़ें मैं बताऊंगी कि जो हाँ हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर वही बात जिस तरह ज़ैनब भी बात कर रही थी, आप भी बात कर रही हैं कि आपने एक्सपर्ट की राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे होंगे। हम पहले भी यही बता रहे थे कि आपने अपने पेल्विक एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना है और कार्डियो भी करेंगे। सो कुछ चीज़ें मैं बता दूंगी कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में या आपके पास स्पेस कम है तो क्या चीज़ें आप सबसे पहले कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आप जॉग इन प्लेस से स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड्स तक। अगर आपको लग रहा है हार्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है या घबराहट हो रही है तो उसको थोड़ा सा स्लो कर दें एंड वॉक बैक एंड फोर्थ। ये अब इसके लिए कोई मुश्किल ये चीज़ नहीं है, अगर आपने कभी एक्सरसाइज की भी नहीं आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो मैं बात करती स्क्वाट्स की, आपने सिर्फ नॉर्मल अपने जो कंधे से बाहर आपके पाँव होने चाहिए, यानी कि फासला मैं आपको बता रही हूँ, उसके अंदर आप अपने हाथ यहाँ रखें जैसे भी, या यहाँ पर रखें। आपने हल्का सा नीचे जाना है। इसकी वेरिएशन जो सबसे आसान ये होती है कि अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं तो आप चेयर पर रहकर अपनी लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे। अगर आप इसमें पल्सेस ऐड करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी फ्रेजाइल है,
4th मंथ के बाद हम आपको इन एक्सरसाइजेस के लिए गो अहेड देंगे। प्रेगनेंसी में एक चीज़ हमेशा आपको हर डॉक्टर भी बोलेगा कि आपने क्या परफॉर्म करना है, वो है आपका बटरफ्लाई पोज। वो बटरफ्लाई आपने करना होता है, अब मैं आसान आपको इसे बताऊंगी कि पाँव बहुत ज़्यादा आपने अपनी बॉडी के पास नहीं करने, बिकॉज उस टाइम पर मूव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपने सिर्फ ये फ्लटर करने की एक्सरसाइज करनी है और ये बाय द वे बहुत अच्छी होती है, ये डिलीवरी में भी आपको बड़ा हेल्प करती है। और ये 100 टाइम्स कहा जाता है आपको कि ये आप करेंगे, स्पेशली 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में आप ऑल्टरनेट डेज पर इसको करेंगे 100 टाइम्स। और आप देखेंगे कि एक तो कई दफ़ा कुछ लोगों को जो फटीग की एक फीलिंग आ रही होती है उनकी लोअर बैक में, वो भी इसको सॉल्व करेगी। और टांगों में भी कई दफ़ा आपको लग रहा होता है कि या तो क्रैम्स हैं या बहुत थके हुए हैं, कि उस थकान को भी दूर करेगी। दूसरा, जिस तरह हम बात करें 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रोटेट करना। आप इसके अंदर जब आप रोटेशन ऐड करते हो, अच्छा ये बेबी के लिए भी अच्छा है और स्पेशली फॉर मदर, उसको आप जैसे ही एक्सरसाइज करेगी ना, उसको एक रिलीफ फील होगा। 30 सेकंड्स आपने एक साइड पर रोटेट करना है खुद को, 30 सेकंड्स आपने दूसरी साइड पर। दूसरा, जैसे ही हम बात करते हैं कि उस दौरान अक्सर ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है, अब उसमें आप अपने काव मसल पे जितना काम करेंगे उतना ही ये चांसेस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि काफ मसल में ग्लाइकोजन जो है वो उस तरह से स्टोर नहीं हो पाता और वो फिर यूज़ करेगा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से आपके शुगर को। तो आपने इस तरह से अपने काफ मसल पे काम करना शुरू किया और 30 सेकंड्स तक इसको परफॉर्म किया। 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, लेकिन 10-10 सेकंड्स की ब्रेक लेकर, बिकॉज़ एक चीज़ है कि मेरी क्लाइंट्स मुझे बता रही होती थी, खुद रिसर्च पढ़ के देखें, एक तरह से 70 साल की औरत के साथ आप ये एक्सरसाइजेज मुझे करवा रही हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है मेरी ये हालत है तो आप थोड़ा सा मुझ पर रहम करें। तो समटाइम्स वो थक भी जाती हैं, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्विस्ट नहीं करना, लेकिन करेंगे आप ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करेगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो दूर हों। अब हम ये कोई बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं बता रहे। और अगेन रिलैक्सेशन के लिए अब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका पेट ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लग जाता है उसको आप अवॉइड करेंगे। तो आपने बस अपना हाथ यहाँ रखा और अपनी बॉडी को साइड टू साइड मूव करना है और थोड़ी देर के बाद इसी मूवमेंट को चेंज करके आपने अपने यहाँ पर रिस्ट को, आपने इसकी पोजीशन को चेंज किया और यहाँ इसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एक जो होगी सबसे आसान चीज़ बताऊंगी जो आप खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप इसी को फ़्लो में कर लें, जस्ट लाइक आप इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक परफॉर्म करते हैं 20-20 सेकंड की ब्रेक लेके, सिर्फ एक फ़्लो बताऊंगी, वो आप करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। स्टार्ट आपने करना है एक, जिस तरह हम सल्यूट कर रहे होते हैं, इसे आप वॉरियर में जाएंगे, सल्यूट किया, पोजीशन चेंज की। अब इस पोजीशन में आप तकरीबन 10 सेकंड रह सकते हैं। 10 सेकंड के बाद आपने अपनी पोजीशन यहाँ चेंज की। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे आप, साइड स्ट्रेच, आपने नॉर्मल बस स्ट्रेच की। 10 सेकंड यहाँ रहने के बाद बैकवर्ड्स आपने बस इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। उसके बाद जब आपने पोजीशन चेंज करनी है, पाँव आप अपना वापस करेंगे, सल्यूट करेंगे और यही चीज़ आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। लेकिन इस दौरान आपने अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। जैसे आप ऊपर अपने हाथ लेकर जाते हैं, इनहेल, एक्सहेल, नीचे गए, दोबारा इनहेल, अब आप यहाँ नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं एंड यू विल फील गुड। उसके बाद एक्सहेल करते हुए पीछे आए। अब देखिए ना, ये इतनी जेंटल और नॉर्मल और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज और नहीं है स्पेस कि की भी जरूरत नहीं, और ये और वो स्पेस की जरूरत भी नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि आपकी पूरी बॉडी खुल जाती है, स्ट्रेच आउट हो जाती है। और अक्सर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, कहते हैं कि हमारी बॉडी को जरूरत है एक्सरसाइज की, तभी हम थके हुए हैं। आपकी वो जो थकावट है ना वो उतरेगी। सो आपने, जैसे हम काव मसल की बात कर रहे थे, काव रेजेस आपने ज़रूर ऐड करने हैं, स्पेशली आपके 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उस टाइम पर बहुत चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के, जो ख़वातीन को 3rd में स्पेशली। तो आपने इसका ध्यान रखना है। काव रेजेस किए आपने, 10 कर रहे हैं, उसके बाद आपने 10 सेकेंड्स की ब्रेक ली, दोबारा से आपने इसको 2 से 3 दफ़ा। सो 100 टाइम्स आपके बटरफ्लाई,
ये आपने कार्व रेजेस और जो हम फ्लो में वॉरियर आपको बता रहे थे वो, एंड स्क्वाट। अब वो ख़वातीन जो हम जैसी हैं, जिनको ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जोश आता है कि हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आपने क्या करना है, अगेन आपने उस अपने time में- वालिद से रुजू करें, जी। डॉक्टर से अप्रूवल लें, बिल्कुल। राइट के रॉन्ग। Exactly. बात ये ना कि देखिए ये दोनों खवातीन जिनको आज शो पे बुलाया, इनको इसीलिए बुलाने का रीजन है कि ये दोनों हमेशा क्रॉस चेक करती हैं। यस क्योंकि देखिए कोई बंदा आपको आके कह देता है कि हाँ हाँ मैंने बात कर ली है डॉक्टर से, अच्छा जी आपने एक्सरसाइज करा दी, अल्लाह ना करे लड़की की मिसकैरेज हो गई, फिर कौन संभालेगा? बिल्कुल। आप और लेंगी, वो लेगी, डॉक्टर लेगी। कोई भी नहीं लेगा। बिल्कुल। और मुझे होता है कि आप मुझे, अच्छा हमें ये एक्सरसाइज करा है, मैं कहती हूँ डॉक्टर से मुझे एक्सरसाइज का नाम चाहिए। जब वो फिर बोलती है ना, फिर मुझे समझ आ जाती है कि अच्छा ये डॉक्टर ने ही कहा है, क्योंकि अक्सर को जब डक वॉक कहती है ना, वो डर जाती है उससे, बिकॉज वो बहुत मुश्किल होती है। डक वॉक का आसानी से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पोछा लगाने का पॉस्चर नहीं होता जब आप पोछा लगा रहे होते हैं, वो एग्जैक्टली वो, लेकिन उसके वेरिएशन मैं आपको अभी क्रैब वॉक करके बता दूंगी। अब ये वाली चीज़ जिस तरह मैं कर रही हूँ, ये रिस्की है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, इसलिए आपको सहारे की ज़रूरत है। आपने सिर्फ लंजेस या तो आप करेंगे इसके अंदर पल्सेस में, या इससे आसान है कि आप फ्लोर पर आ गए। फ्लोर पर आने के बाद आपने सिर्फ इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है, ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके जो क्वाड्स हैं उनमें एक सेशन, और साथ ही साथ आपके काफ उनमें एक रिलैक्सेशन आपको फील हो। और फिर वही बात, हम पेल्विक एरिया पर काम कर रहे हैं अपने, और वो आपका ठीक रहे। बाद में किचन में क्या सिचुएशन है वो भी Yeah, चेक कर sure, लेते, sure. फिर आपने वैसे ही पोछा लगाना है। हाँ जी, पोछा लगाना। हाँ जी। चिकन स्टफ बन्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और हमारे पास कुछ मटेरियल बचा था, तो प्लेट में हमने फेटुचीनी जो पास्ता है उसको हमने यूज़ किया है। वाइट सॉस भी मेरे पास थी, तो उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। ऑसम। वही तो बात है ना, प्रैक्टिकली यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। और एक ही बेस के साथ आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यही वाला जो आपने मिक्स और सारा खाए चिकन वगैरह को मिक्स करके व्हाइट सॉस में आपने वो फॉर एग्जांपल फ्रीजर में रख दिया, एक पोर्शन बना के फ्रिज में रख दिया। आज आपने ये बना दिया, एक दिन का गैप दे के अगले दिन आपने पास्ता बना दिया, दो डिफरेंट चीजें आपकी निकल बिल्कुल आई। बिल्कुल, आप Okay. थकेंगे भी नहीं। एक अच्छी स्ट्रेच मैं आपको बताऊंगी, नॉर्मली कोई भी कर सकता है। आपने हाथों को इस तरह से बंद करना है, इसको तो मैट पे बिठाना ही नहीं चाहिए, यहाँ। ये तो वर्दिश दर वर्दिश ये देखें कराई जाती है। यहाँ करने के ये जुगन आप ये ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, जिस साइड पर आपका हाथ है ना, उसी साइड पे आपने अपनी नेक को रखना है कुछ देर, 10 सेकेंड्स, और आपको एक स्ट्रेच फील होगी नेक में एंड आपकी अपर बैक में, और अपनी एल्बो को अब आप अंदर कर लें, कॉन्शियस बस ब्रीदिंग, यानी कि अपने सांस लेने पर गौर करें, और एक एक मसल, एक एक ऑर्गन के बारे में आपने सोचना है। सर को रिलैक्स करना है, आंखों को रिलैक्स करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, नेक को रिलैक्स करना है। करते करते आप ब्रीथ करते गए, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। ये चीज़ करेंगे तो और आप- भी अंदर ऐड करेंगे, थॉट्स भी अच्छे सोचने हैं। हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कैसे थॉट्स गलत आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इर्द गिर्द के लोग डराते बहुत हैं। Exactly. अगर किसी की प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, ना 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 ना, अभी थोड़ा और टाइम गुजर लेने दे, तुझे लग पता जाएगा। उसको पॉजिटिव चीज़ें कहें, और दूसरा ये है बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है एक औरत के लिए, लेकिन उसको डराएं मत। इतने अरसे से औरतें बच्चे पैदा करते हुए आ रही हैं, तो आप उनको डराएं मत कि ये बड़ा मुश्किल है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। आजा निक्कू, पोछा लगा लिया तूने आके पैर पोछा पे। लगा दिया, आजा, साफ बड़ा- हो गया, मैंने देखा और है। मैं सद वो रहता हो तो बात कोई चले। देख ले वो और मैट मैला करके उठी। ठीक है, तो वो उधर प्लीज कैमरा मत ले जाइएगा। मैडम रिकॉर्ड होल्डर, हाँ जी। आप लोगों का पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स को, फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन फ्रॉम अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू? ओवर टू। सबसे पहले वही बात जो हम कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि एक औरत जो प्रेग्नेंट है उसको चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द को हेल्दी रखे, उन लोगों से मिलना ही अवॉइड कर दे जो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स उसके लिए क्रिएट करते हैं, और उसकी फैमिली को थोड़ी सी एफर्ट जो है वो पुट इन करनी चाहिए। ये टाइम बार बार ज़िंदगी में नहीं आता, एक या दो बार ही होता है, तो वो जो एक टाइम है उसको स्पेशल बनाया जाए, और उसको जो है ना खुद भी हेल्दी रहे, और फैमिली को चाहिए कि उसको ज़रा स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर दें। देखिए बात ये कि व्यूअर्स, एक्साइटमेंट उस आने वाले बच्चे की होती है, हाँ। जिसमें से उस बच्चे ने आना है, उस ज़ात का भी तो ख्याल रखे। Exactly. और वो क्या को बच्चे का ख्याल रखेगी अगर वो अंदर से खुद खोखली होगी? तो बच्ची आपका भी, बीइंग अ मॉम एंड बीइंग अ फ्रेंड माइन एंड अ वुमन, आप क्या लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जुगन, वैसे तो एक्सपर्ट्स माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जी, बट जान लाइफ एक्सपीरियंस भी तो होता जी है ना बिल्कुल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो औरत इस सारे प्रोसीजर से गुजर रही है उसको थोड़ा सा मेंटल जो है ना वो रिलैक्स करने की कोशिश करें, और
फूड जो डाइट है उसकी वो उस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अभी मैंने सब कुछ आपके सामने बनाया, तो कोशिश करें कि हर चीज़ जो है उनको घर पे प्रोवाइड की जाए, जिसमें फ्रूट्स हैं, मीट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई मेंटल देखिए, जो भी रिलैक्सेशन चीज़ एक औरत क्रेव करती जी, है वो बिल्कुल। घर पे भी बनाई जा सकती है, बिल्कुल। वो ज़्यादा सेफ है। आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में बाहर के खाने की क्रेविंग होती है। मैंने अगर बकवास इतनी बाहर से मंगा के ना खाई होती ना नूर की प्रेगनेंसी में, 45 किलोज नहीं मेरा बढ़ना था, 20-25 चढ़ जाना था, क्योंकि ऑब्वियसली बिस्तरे में थी, हो जाता है बेड रेस्ट में ज़्यादा। लेकिन जो एक्स्ट्रा 15 किलो मुझे चढ़े थे ना, या 20 एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर चढ़े थे, वो प्योरली इसलिए चढ़े थे तैयबा जी, क्योंकि बिस्तरे में लेट के ऑर्डर करती रहती थी, बिल्कुल, और घर के काम खुद ऊपर से करें ना, कोविड ये का भी ज़रूरी ज़माना। है बहुत। सो हम सब, आई मीन आई थिंक बैलेंस में ज़िंदगी को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सुलाफे एंड में आप क्या कहोगे बेटा? बिल्कुल, जो जनाबी जो जिस तरह ज़ैनब बात कर रही थी अभी कि ये टाइम एक ऐसा है, इसको आप एक तो इन्जॉय करें, और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि मेंटल हेल्थ का उस खातून का ख्याल रखा जाए, और आप एक्सरसाइज इसलिए करें कि आप अच्छा फील कर सकें और एक हेल्दी बेबी पैदा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। इट्स अ लाइफस्टाइल, ये सिर्फ 9 मंथ्स की बात नहीं है। एंड खुश रहें, और अगर कोई इर्द गिर्द आपको कोई तंग कर रहा है, से कैंसिल 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 3 टाइम्स मेंटली इग्नोर करें, एंड जस्ट रिलैक्स एंड लिव योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, यहाँ पे अपने शो को क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।